Hope you have tried the last numerical that I gave you. Now in this numerical we are going to calculate our operating cycle, or you can say we are going to calculate the requirement of our working capital. Okay students, now how you are going to calculate? You remember the best way to solve this particular problem is to go step by step. फाइन, जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल देखी थी तो ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास सबसे पहले क्या आया था? द इन्वेंट्री, देन आफ्टर डेटर्स, उसके बाद आपका कैश बैलेंस, एंड देन आफ्टर आप जो है इसमें से करंट लायबिलिटीज को देख रहे थे, और उसके बाद आप निकालते थे अपनी नेट वर्किंग कैपिटल. तो यू विल स्टार्ट हेयर विद दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली, सो इट विल हेल्प यू. फाइन. Now remember the numerical that we have at that time. I hope you all have that numerical in your copy, so it become easy for you to understand. I just open the numerical for you. Just wait students. This is the numerical. Okay, the cost sheet where you have a raw material, direct overhead and all. Total cost is 110, selling price 130, after adding the profit 19.5. Then these are the additional information, means from how much you allowed a credit. Fine. Then the cash balance is 1,20,000 you need, and you made a requirement of working capital for 70,000 unit of output. Clear students? Now we are calculating the operating cycle. First calculate this investment in inventory. Investment in inventory is calculated by, because we have a 3 type of inventory: raw material, work in progress and finished goods. इन सब में हमारा कैश ब्लॉक होगा. ठीक है, अब रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वट एवर रॉ मटेरियल यू हैव कंज्यूम्ड, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय 360 डेज, और कितना कन्वर्जन पीरियड आपको उसके लिए अलाउ किया गया है. ठीक है, मीन्स आपका जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन था वो कितना था? 70,000 यूनिट का था, और रॉ मटेरियल का प्राइस कितना दे रखा था? 52 रुपीज़ पर यूनिट. तो टोटल कंजम्पशन इज 70,000 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 360. ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 आपने किया, आपको 1 डे का मिल गया, और आपको कितने दिन के लिए इन्वेंट्री रखनी है? 30 डेज के लिए आपको रखनी पड़ती है. तो इंटू 30 यू गेट 3,333. क्लियर? 0.33. देन वर्क इन प्रोग्रेस, सेम, कितनी इन्वेंट्री आपको वर्क इन प्रोग्रेस में रखनी है? अब वर्क इन प्रोग्रेस में जो अमाउंट होता है आपका, ना वो रॉ मटेरियल का है, ठीक है, और ना ही आप सेलिंग प्राइस रख सकते हैं. तो यहाँ पर आप जो प्राइस कोट करते हैं, दैट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट दैट वी आर टेकिंग. ओके, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 110 डिवाइडेड बाय 360 इंटू, और वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन की आप मेंटेन करें? 15 डेज की. देन इंटू 15. फाइन, you will get 3,22,291. देन आपका फिनिश गुड. अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट हम अभी तब तक जब रियलाइज ना हो तब तक नहीं दिखाते. दैट्स वाई वी आर शोइंग दिस इन कॉस्ट, नॉट इन सेलिंग प्राइस. दैट इज 130. ओके, द कॉस्ट इज 110, तो 110 से आपने इसे शो किया. तो दिस इज ऑल द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री. नाउ द डेटर्स, आपने जो क्रेडिट सेल करी है, वो क्रेडिट सेल में आप डेटर्स को कितना टाइम दे रहे हैं? यू आर गिविंग अ 2 month. फाइन, आपको याद होगा क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिट अलाउड टू अ डेटर इज 2 month. ठीक है, अब क्रेडिट कितना होगा? जब क्रेडिट सेल जो होगी उसी में तो आप क्रेडिट देंगे, और क्वेश्चन में गिवन था आपका 1/4 सेल इज ऑन कैश बेसिस. तो इट मीन्स 3/4 सेल
of 70,000 is on credit basis, that is 52,500 into your cost price, क्योंकि जब तक आपकी ये सेल कैश में कन्वर्ट ना हो तब तक हम इसे प्रॉफिट को काउंट नहीं कर सकते। तो वो 110.5 डिवाइडेड बाई 360 और कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए था, तो 2 मंथ मीन्स 60 डेज इंटू 60। क्लियर। नाउ कैश बैलेंस, आपकी करंट एसेट में कितना कैश बैलेंस आपको उसने बोला मेंटेन करने के लिए ऑलवेज 1,20,000, तो 1,20,000। इट मीन्स द टोटल करंट एसेट इक्वल्स टू इन्वेंट्री, योर डेटर्स एंड योर कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो ये तीनों ऐड होकर आपकी क्या बनाएंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दैट इज 23,57,083 रुपीज 0.33 पैसा। ठीक है। नाउ द करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी इज एक्टिंग एज अ फाइनेंस फॉर यू। फाइन। तो अब आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में क्या आते हैं कि आपने कितने दिन के लिए अपने वेजेस को या फिर आपने अपने क्रेडिटर्स को जो है डिले किया पेमेंट। ठीक है। द टाइम लैग कितना रहा है, तो इसमें हमने पहले क्रेडिटर्स लिए, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उधार में, तो हम क्योंकि हमारे सप्लाई इसमें दे रखा है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, तो सप्लायर कौन होगा, रॉ मटेरियल का, तो दे गिव अस 1 मंथ क्रेडिट। तो सेम द टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल 70,000 इंटू 52 कॉस्ट थी, 360 से डिवाइड किया आपने इंटू 30। देन डिफर्ड वेजेस आपको गिवन है कि वेजेस आपने कितना टाइम जो है डिले किया है, 1.5 वीक, इट मीन्स इक्वल्स टू 10 डेज। ठीक है। और वेजेस कितनी थी, 19.5 डायरेक्ट वेजेस, सेम। देन डिफर्ड ओवरहेड, आपके ओवरहेड्स जो अलग खर्चे थे वो आपने कितने टाइम के लिए डिफर्ड किए, 1 मंथ के लिए, तो आपका जो है ओवरहेड जो थे 39 था पर एक यूनिट। ठीक है। फॉर 30 डेज के लिए आपने डिफर्ड किया, तो टोटल डिफर्ड पेमेंट जो है, तो टोटल करंट लायबिलिटीज थी वो आपकी कितनी हो गई, 5,68,750। इट मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, द यूसेज माइनस द सप्लाई, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब आपने टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की तो आपको मिला 17,88,958.33 योर नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को 70,000 यूनिट अगर मेंटेन करनी है आउटपुट की, तो हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, 17,88,958.33। होप यू अंडरस्टैंड दिस। If you have any doubt, students, please call me. So I will tell you in another language so you can understand it easily. Now, the next concept. In this, we are talking about the source of short-term finance. कि हम लोग वर्किंग कैपिटल अरेंज कहाँ से करते हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज अरेंज बाय 3 sources, your long term finance, your short term finance and their spontaneous financing. The long term finance जो आपने अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइम पे पढ़ा था, your share capital, equity share capital, your preference share capital, your debentures, your long term borrowing, अगर आपने कोई लोन वोन आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, आपकी जो रिटेन अर्निंग है, रिजर्व या सरप्लस आपने मेंटेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग अपनी वर्किंग कैपिटल को फंड कर सकते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी। देन योर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो आपकी 1 ईयर के लिए ही होती है, यूज़ हो जाती है, उसमें आपका वर्किंग कैपिटल फंड होता है। बैंक हम लोगों को हमारी क्रेडिट वर्थनेस को देखते हुए कुछ परसेंटेज वर्किंग कैपिटल के लोन देता है। ठीक है। यू हैव अ पब्लिक डिपॉजिट्स ऑल्सो, कॉमर्शियल पेपर्स, योर फैक्टरिंग, आई विल टेल यू द कॉमर्शियल पेपर फैक्टरिंग इन डिटेल लेटर ऑन। देन योर कैश क्रेडिट आपको मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आपको बैंक में मिलती है, लोन आप ले सकते हैं। तो ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ फंडिंग जिससे आप लोग अपनी वर्किंग कैपिटल को फंड कर सकते हैं। ठीक है। और ये इंडिविजुअल भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसे डिटेल में देखना है। ठीक है। जैसे स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, मीन्स जैसे आपने देखा होगा आप लोग कैंटीन जाते हैं, आप कहते हैं ना मेरे खाते में लिख देना, वो क्या है, इमीडिएट आप लोगों को फंड मिल गया।
कि फॉर टाइम बीइंग आपको यूज़ करने के लिए कमोडिटी मिल गई, आपने उसकी पेमेंट बाद में करी, तो मीन्स यू हैव ओपन ए अकाउंट, और बिल्स आपको दे दिए तो बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके। तो दीज आर द सोर्स बाय विच यू कैन अरेंज द फंड, और यू कैन से in another way like this, funds available for the period for 1 year or less are called of short term financing। आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फंड आप अरेंज कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट बैंक बोरोइंग के थ्रू, इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ फंडिंग आप अरेंज कर सकते हैं, यू हैव अ लेटर ऑफ क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल परचेज और बिल डिस्काउंट फैसिलिटी आर देयर। ओके, एंड two more important source is your factoring and commercial paper that we are covered. Okay, now before going to factoring, I will cover the commercial paper. Commercial paper is very important source of funding. Commercial paper was introduced in India, or you can say in Indian money market. मनी मार्केट मीन्स जहाँ आप लोग 1 ईयर में जो फंड आप लोगों का यूज़ हो जा रहा है या 1 ईयर में आप उसे लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मनी मार्केट होती है। ठीक है, वहाँ पर जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 1989 में। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए बहुत अट्रैक्टिव माना गया 1993 से। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर इज बेसिकली अ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट issued by the firm to raise the fund for short term period. Generally it vary from a few days to few months. It's a promissory note. You are promising कि this much amount I will pay you after this much of time. Just ठीक है, in India maturity period lie between 90 days to 180 days के लिए आप लोग इसे करते हैं। और जनरली जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं वो इतने बड़े अमाउंट्स के होते हैं कि इसको परचेज जो है जनरली आपके बैंक्स या मनी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वो लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर अपने फंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो उसे जो है परचेस करते हैं। ठीक है, और फर्म अगर आपके पास जो फर्म कमर्शियल पेपर हर कोई इशू नहीं कर सकता है, वही इशू करेगा हु हैव अ वेरी गुड क्रेडिट रेटिंग। ओके, एंड यू हैव अ नेट वर्थ ऑफ ₹10 करोड़ or you are listed in stock exchange, your company is listed in stock exchange, then only you are going allowed to issue a commercial paper। और एक इशू का साइज जो होता है आपका एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए। और एक कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, इशू मीन्स हो गया टोटल अमाउंट जो आप रेज कर रहे हैं बाय इशूइंग कॉमर्शियल पेपर, और एक कॉमर्शियल पेपर, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर इज अ डॉक्यूमेंट लाइक अ शेयर। ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर जो है आपका जो प्रोमिसरी नोट है वो आपका जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख एक, एंड यू हैव अ चांस मैक्सिमम इशू साइज इज 25 लाख। मीन्स एक कॉमर्शियल पेपर का साइज 25 लाख तक हो सकता है। मीन्स आपने एक XYZ को दिया अगर एक कॉमर्शियल पेपर, तो मीन्स मिनिमम वो आपको 5 लाख या मैक्सिमम 25 लाख रुपीस देगा। इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इस कॉमर्शियल पेपर में वो होती है आपकी डिस्काउंट, because generally commercial paper are issued at discount but mature at par। मीन्स अगर 5 लाख का कॉमर्शियल पेपर है तो हो सकता है कि वो आपको 5,80,000 का मिले, नहीं सॉरी 5 लाख का पेपर 5 लाख का इशू है तो 4,80,000 में आपको मिल रहा है, और जब आप इसको रिटर्न कर रही है कंपनी आपको तो 5 लाख पूरा दे रही है। तो जो डिस्काउंट में इशू होता है तो वो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट 20,000 है वो उसकी कॉस्ट हो गई। रेटिंग चार्जेस, क्योंकि मार्केट में इजीली सेल आउट हो और हाई रेटिंग कंपनी होती है, तो आपके जैसे माना क्रिसिल है, दे गिव यू P1 प्लस P1 P2 और P2 प्लस। ICAR है हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो A1 A2 A3 रेटिंग एजेंसी देती है। तो ये रेटिंग्स जो हमें मिलती है हमारी डेप्ट ऑब्लिगेशंस को या हम अपने अनयूज कैश क्रेडिट को कितना वाइजली यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर बेस्ड होती है, हमारी क्रेडिट वर्थनेस पे बेस्ड होती है रेटिंग। ठीक है, देन योर स्टैम्प ड्यूटीज़ या फिर आप लोगों की इशूइंग और पेमेंट एजेंट्स जो होते हैं उनके लिए अगर कोई कमीशन है तो ये सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है विच इज़ पेड बाय योर इशूइंग कंपनी। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमर्शियल पेपर। देन वी हैव अ फैक्टरिंग। ठीक है, वी हैव अ फैक्टरिंग सर्विसेज ऑल्सो।
इन फैक्टरिंग आपने देखा होगा आप लोगों के पास बिल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्या बिल्स आप लोगों की पेमेंट करने में काम आते हैं? नो। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू टेक अ सर्विस ऑफ फैक्टर। ये हमारे जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होते हैं जो हमें ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपकी जो इनवॉइस होती है या जो बिल्स होते हैं वो आपसे ले लिए, उसके बदले आपको कैश दे देते हैं। फाइन, एंड यू आर गेटिंग अ कैश। और अब आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको जो है बिजनेस रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए थी, यू नीड अ कैश। तो आपको यहाँ से कैश मिल गया, अब आप उसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट अब जो आपका जो बिल है वो किसके पास है, बैंक के पास है या आपके फैक्टर के पास है। अब वो आपके कस्टमर से पेमेंट लेता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पूरी प्रोसेस समझिए, डायग्राम देखिए, मैंने 1 2 3 स्टेप इसीलिए दिए। सेल आपने किया, पहले फर्स्ट स्टेप में सेल द गुड्स टू द कस्टमर। आपने अपने गुड्स जो थे कस्टमर को पहले सेल आउट कर दिए हियर। ठीक है, उसके बाद जो इनवॉइस थी वो आपने किसको दे दी, फैक्टर को दे दी। ठीक, अब क्या होगा, आपको जो फैक्टर ने एडवांस पेमेंट दे दी, अब आपका तो काम चला, आपको कैश मिल गया, अब आप अपना बिजनेस करेंगे, अपने ऑब्लिगेशंस को पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब कस्टमर जो ड्यू अमाउंट है फैक्टर को वापस करेगा। ठीक, एंड आफ्टर पेमेंट अगर कोई बैलेंस बचा है या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव विद द फैक्टर, वो आपको फाइनल पेमेंट अगर कोई है तो वो आपसे करता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है आपका फैक्टरिंग का। जनरली फैक्टरिंग जो है आपको हेल्प करती है आपके जो क्या कहते हैं एक तरीके से जो आइडल बिल्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करने में, क्रेडिट मैनेजमेंट जो है करने में आपको हेल्प करती है, एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ योर कंपनी। And this is a very popular mechanism in a developed country like USA and all. And India, SBI, PNB Bank, Canara Bank, all these banks give you such type of facilities where you convert your inactive, non-productive assets, that is receivable or debtors, into productive asset, that is cash. And for this they provide you these services also, लाइक क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो क्रेडिट मैनेजमेंट है पूरा वो देखते हैं, आपका कलेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको जब चाहिए वो प्रोवाइड करना। अदर सर्विसेज मीन्स ये आपको प्रोस्पेक्टिव बायर्स के बारे में बताता है, काउंसलिंग करता है, आपकी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ये सारी सर्विसेज भी एडिशनली ये प्रोवाइड आपको करते हैं। ठीक है, नाउ इन फैक्टरिंग देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, द टाइप्स। There are a number of types. First is the full service, or you can say non-recourse. Full factoring without recourse. Recourse means RECOURSE. It means you are giving 100% credit risk. ठीक है, 100% credit risk, 100% guarantee, client get the money. आपका 100% क्रेडिट रिस्क मैनेज कर रहा है फैक्टर, आपके क्लाइंट को 100% मनी मिलेगी। ठीक है, अगर वो कस्टमर ने उसको पेमेंट नहीं करी, बैड डेट कर दिया, स्टिल यू आर सेफ, द सेलर इज सेफ, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, 80 एंड 90% पेमेंट आपको इसमें इमीडिएटली फैक्टर करते हैं। और अगर सेकंड क्या हुआ आपका, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। अगर विदाउट रिकोर्स है तो इट मीन्स यू आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क ऑफ बैड डेट। मीन्स फैक्टर आपको एडवांस फंड दे देगा, ठीक है, बट अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट करा, पेमेंट नहीं किया, तो ही विल बैंक विल रिकवर फ्रॉम यू। ठीक है, तो वो होता है आपका विथ रिकोर्स। ठीक है, देन बल्क और एजेंसी फैक्टरिंग इज देयर, जहाँ पर फैक्टर फाइनेंस अ फुल बुक डेप्ट अगेंस्ट योर बल्क एंट्री। ठीक है, और ये विदाउट रिकोर्स और विद रिकोर्स दोनों हो सकते हैं। मीन्स आप एक एक क्लाइंट को लेके नहीं कर, आपने अभी तक क्या एक एक क्लाइंट को लेके किया, यहाँ आपने क्या बल्क और एजेंसी में किया। मीन्स आपके जो बैलेंस शीट में पूरे डेटर्स हैं उनको लेके किया। ठीक है, तो ये जनरली उनको फैसिलिटी देते हैं जिनका क्रेडिट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड, फाइन। और जो कमीशन वो लोग चार्ज करते हैं बेसिकली इसके लिए, दे आर इट बिटवीन
1 to 3% अगर आउटसाइड कस्टमर है, इनसाइड अगर है तो 2.5 एंड 3% तक का कमीशन आपसे चार्ज करते हैं सर्विस फी। और अगर आपको एडवांस दिया है तो मे बी दे विल टेक द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एडवांस। ठीक है, हम फैक्टरिंग क्यों कर रहे हैं, हमने फैक्टरिंग ये सर्विसेज क्यों अवेल करी? बिकॉज आपका जो कैश फ्लो है वो बेटर हो सके, आपका एसेट मैनेजमेंट बेटर हो सके, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटर हो सके, योर क्रेडिट मैनेजमेंट बिकम वेरी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्रेडिट मैनेजमेंट का वो आप बेटर कर सको। ठीक है, इवैल्यूएशन अपने कस्टमर का, डेटर्स का, कि हमें इनको क्रेडिट देना है नहीं देना है, ये आप बेटर कर सके। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपका बेसिकली अच्छा रहे, एंड यू मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन योर कोर बिजनेस, जो आपका एक्चुअल बिजनेस है आप उस पर फोकस कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो सेव द कॉस्ट ऑफ योर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। Clear students? Hope you understand the concept of factoring very well now. Now, moving ahead, these are the approaches for meeting your financial need of the company. Financial need of the company means how you are, what are type of approach we are using for financing these assets with the working capital. Fine. For this purpose, hope you remember the different types of working capital. Classification of working capital in our first lecture of working capital. There is a permanent working capital and variable working capital, or this we can say temporary working capital. We have three approaches. First approach is hedging or matching approach. Fine. Here we try to match our financial plan according to the life of the asset. Means लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अगर हम है यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या होगा, हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट के लिए कोई शेयर इशू करेंगे, अगर मुझे माना सपोज अपने बिजनेस के लिए जो है पेंसिल खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए मैं अगर शेयर इशू करूँगी इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए करूँ, ठीक है, तो दैट बिकम ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। मीन्स लॉन्ग को लॉन्ग से एक्सक्यूज मी, एंड शॉर्ट को शॉर्ट से फंडिंग कर रहे हैं। सी दिस डायग्राम। So it is this diagram matching approach. This is the time frame and this is your amount. आपकी फिक्स एसेट जो है विद द टाइम थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी, परमानेंट, तो आपकी परमानेंट करंट एसेट और फिक्स एसेट जो है वो आपके हमेशा रहने वाली हैं। इट्स नॉट गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज फंड बाय द लॉन्ग टर्म और इक्विटी डेब्ट। लॉन्ग टर्म सोर्स से आप फंड कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म है आप देख रहे हैं, ये लाइन कीप ऑन चेंजिंग है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसको आप किससे फंड कर रहे हैं, वेरिएबल करंट एसेट को शॉर्ट टर्म से कर रहे हैं। मीन्स शॉर्ट को शॉर्ट से, लॉन्ग को लॉन्ग से आप फंड करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर मैचिंग और हेजिंग अप्रोच। देन वी हैव अ कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच होती है जो आप अपने आप को बचा बचा के चल रहे हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स को यूज़ करते हैं अपनी सारी फंडिंग के लिए, और इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आती है तो उसी के लिए आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट पे या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग पे। ओके, सी दिस एग्जाम्पल, रुपीज एंड टाइम। आपकी फिक्स एसेट भी लॉन्ग टर्म से फंड हो रही है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग टर्म से हो रही है, और इवन आपकी जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो भी आधी जो है मैक्सिमम लॉन्ग टर्म से ही फंड हो रही है। मगर आपकी शॉर्ट टर्म डेब्ट कब यूज़ करें, बहुत ओकेजनली, कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तब आप लोग शॉर्ट टर्म फंड को यूज़ कर रहे हैं। मीन्स यू आर वेरी कंजर्वेटिव, आप अपने आप को बहुत बचा बचा के चल रहे हैं। मीन्स करंट एसेट और फिक्स एसेट का जो रेशियो है वो बहुत हाई है। इट इंडिकेट हाई लिक्विडिटी।
एंड लोअर रिस्क। आपकी लिक्विडिटी मीन्स आपके बिजनेस में कैश तो बहुत है, ठीक है, तो आपका रिस्क भी कम है, बट यहाँ इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रेसिव अप्रोच, इट जस्ट अपोजिट ऑफ योर कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं आपकी परमानेंट करंट एसेट भी आप शॉर्ट टर्म से फंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गया, मीन्स यू आर टेकिंग टू मच रिस्क कि शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म सोर्स से ही अपनी जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है उसको भी फंड कर रहे हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट अरेज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, फिक्स एसेट तो आपने लॉन्ग टर्म से फंड करी, मगर जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, यू नो वेरी वेल दिस इज अ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, हमेशा रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट, उसको भी आपने आधा किससे किया है फंड, शॉर्ट टर्म से कर रहे हैं। देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म से आप अपनी टेम्परेरी तो कर ही रहे हैं, मगर आप परमानेंट भी शॉर्ट टर्म से कर रहे हैं, मीन्स यू आर टेकिंग टू मच रिस्क over here, ठीक है। it means your current asset and fixed asset ratio is very lower, which shows high risk and low liquidity, but profitability will be high over here, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स एसेट, अगर आपका जो है लेवल ऑफ करंट एसेट ज़्यादा है तो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है तो यू आर हैविंग अ मैचिंग अप्रोच, एग्रेसिव है तो करंट एसेट आपने कम रखी है, ओके। नाउ why this concept is important for us, balance between working capital position is very very important, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव अगर होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, और अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू लिक्विडिटी एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी अगर आपने वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। देखिए, डेंजर ऑफ एक्सेसिव मीन्स अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सेसिव है तो आपकी इन्वेंट्री क्या होगी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, आपने एसेट बहुत ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो एसेट अगर आपने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखी है तो वो मिस हैंडल होगी, वेस्टेज होगी, थेफ्ट होगी, ख़राब होने का खर्चा है, मतलब ख़राब होने का डर है। आपकी क्रेडिट पॉलिसी डिफेक्टिव होगी तभी आपके बैड डेट बढ़ने लगेंगे, ठीक है। आप जो है मैनेजरियल मतलब आप बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड होने लगेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत लिक्विडिटी मैनेज हो रही है, तो मैनेजर बिकम इनएफिशिएंट, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपके पास एक्सेसिव लिक्विडिटी है। और डेंजर ऑफ इनएडुकेसी, अगर आपने वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं रखी है तो क्या होगा, आप स्टेबल ग्रोथ होगी, स्टेगनेट होंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यू आर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, आपके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया बट आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है। जैसे अभी कोविड है, अब कोविड के टाइम पे लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई कि भाई मास्क बनाएंगे या सैनिटाइज़र बनाएं, उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, बट आपके पास लिक्विडिटी नहीं थी तो आप नहीं उस अपॉर्चुनिटी को ट्रैप कर पाए। ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी रहेगी, हर चीज़ की कमी है आपके पास, तो आप बिजनेस में जो है डे टू डे जो काम आप कर रहे हैं वो भी आप इनएफिशिएंटली करेंगे, ठीक है। और फिक्स एसेट इज़ नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज, आपका जो फिक्स एसेट है वो भी बेटर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा फिर इसकी वजह से, ठीक है। तो आपकी इसकी वजह से क्या होगा, रेपुटेशन भी लूज़ हो सकती है क्योंकि आप अपने बिल्स और ये सब चीज़ें टाइमली पे नहीं कर पा रहे। तो दे इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी यू कैन से, और अ risk and return trade-off, fine, and the trade-off between cost and benefit you can say. Here see the diagram, this is the level of current asset cut and this is the cost and risk। अगर आपकी लेवल ऑफ करंट एसेट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी मीन्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विडिटी। और अगर आपकी ये करंट एसेट कहते हैं बढ़ रही है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना होता है ऑप्टिमम, जहाँ ये दोनों मैच करें, दैट मीन्स इट इज़ अ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर,
ऑफ वर्किंग कैपिटल, इतना हमें मैनेज करना है जिससे हमारी कॉस्ट दोनों ही रिड्यूस हो जाए। मीन्स इल इफेक्ट ऑफ बोथ इलिक्विडिटी और लिक्विडिटी कैन बी रिड्यूस्ड। अब देखिए लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बेनिफिट्स क्या हैं? कैश अगर ज़्यादा होगा तो बेनिफिट क्या होगा? रिस्क कम होगा, सॉल्वेंसी अच्छी होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। बट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स लिक्विडिटी रखने से आपका जो बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी वो लूज हो जाएगी, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल डाउन। एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ इलिक्विडिटी, जो बेनिफिट लिक्विडिटी थे वो अब क्या हो जाएंगे आपके इलिक्विडिटी के कॉस्ट। मीन्स आपके पास रिस्क बढ़ जाएगा, सॉल्वेंसी आपके पास अच्छी नहीं रहेगी, मीन्स आप अपने ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पा रहे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकम इंक्रीज। और बेनिफिट क्या होगा? आप अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी वो आप ट्रैप कर पाएंगे, आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल गोइंग टू इंक्रीज। सो बोथ more liquidity and less liquidity, both are not good. You made a trade-off between this. Okay, so this is the basic objective of working capital management, to make a trade-off between cost and benefit or liquidity and profitability, to decide how much and what level of working capital is required for your business and maintain that particular level. Hope you understand the concept of working capital. In next class, we are going to cover the cash, receivable and inventory management one by one. Hope you understand it very well. Thank you, student.